देखिए, अपन एटॉमिक बोर मॉडल से रिलेटेड जो बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स हैं, आज उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले बात करते हैं बोर्स रेडियस। बोर रेडियस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो बोर रेडियस है, उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए, अगर मैं बोर रेडियस की बात करूं, तो बोर रेडियस का जो फॉर्मूला था r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एन। ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों इक्वल थे। ये अपने पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिए हैं। ये था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि टुवर्ड द न्यूक्लियस लगता है, और ये जो फॉर्मूला फोर्स है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लगता है। ये आर से आर कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम की मैंने बात की थी, व्हिच इज 1 इज एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो यहां से v कैलकुलेट कर लेंगे, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ वी स्क्वायर है, इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर लीजिए। ये बता दिया था मैंने, वी स्क्वायर रिजल्ट क्या आ गया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम से सॉरी एम स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ये क्या आ गया था अपने पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम इंटू एन सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम स्क्वायर एल स्क्वायर। आम से एक एम काट दीजिए, रिमेनिंग एक रह गया, आर से यहाँ एक आर काट दीजिए। रिमेनिंग अपने पास हो गया जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, जिसमें आर से आर कैंसिल हो गया, आर बच गया था। अब लोग क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, आर को इधर ले लीजिए, जेड स्क्वायर को इधर ले लीजिए। सो आर इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, या इस एम को आगे पीछे लग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 पाई जेड स्क्वायर एम भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वेरिएबल है वो एन स्क्वायर और जेड है, इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट मींस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये वैल्यूज क्या है अपने पास, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो यार इन कांस्टेंट वैल्यूज के लिए अपन ये कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये कहा था मैंने, ठीक है भाई। इसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच का प्लांक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू जानते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में यूज किया है 4.8 into 10 to power माइनस 10। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to power माइनस 28 ग्राम। चलिए, जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगा। यानी ये जो फॉर्मूला था, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, वो क्या हो गया, r इक्वल टू 0.529 into n स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम था। चलिए, यहाँ तक अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था ये फॉर्मूला के बारे में। अब देखो, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट बोर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, क्या कह रहा हूं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट की क्या होगी, बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज, बोर जो मॉडल था वो किससे रिलेटेड था, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए था। दैट मींस हाइड्रोजन के लिए भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। यानी बोर मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन के बारे में ही एक्सप्लेन करता था, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है, तो एन तो अपने पास फिक्स हो गया, सॉरी जेड तो फिक्स हो गया, अपने पास कितना हो गया 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए, अपने पास फॉर्मूला है r इक्वल टू 0.529 अप इनटू n स्क्वायर अपॉन z। z अपने पास कांस्टेंट हो गया भाई, ठीक है, z तो फिक्स हो गया, z क्या है 1 है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी ये जो ऑर्बिट्स हैं 1 2 3, ये n की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही 1, यहाँ कितनी हो रही है n की वैल्यू 2, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो रही 3, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो रही है 4। तो रखते जाइए वैल्यूज। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखिए समझिएगा, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो गया 0.529 इंटू 4, मल्टीपल कर लीजिए कितना हो गया
36 6 4 2 8 8 3 कितना हो गया 11 पावर 1 5 4 20 20 एंड 21 ये लीजिए 3 डिजिट थी 2.116 एंगस्ट्रम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? जब आप इसको थर्ड के लिए निकालोगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है, तो 0.529 इंटू 3 यानी दैट मींस 9 कर दो इसको सीधा ही। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ के लिए आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना भाई, यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो डाटा आएगा वो आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा लगभग 8.46 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगा। 4 कितना आ जाएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम के लमसम आ जाएगा। क्या बात ये समझ में आई? तो ये तो था अपने पास बोर रेडियस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल का सिंपल सिंपल सा वो था। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट के लिए आप इजी वे में रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल था, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे जो न्यूमेरिकल से इसी से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान, कंपटीशन में तो बहुत काम के हैं, कंपटीशन में तो यहाँ से न्यूमेरिकल गजब के बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना, अच्छा टॉपिक है ये। अब बात करते हैं अपन एटॉमिक रेडियस का जो रेशियो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। तो देखिए अपने पास जो फॉर्मूला था वो था R प्रोपोर्शन n स्क्वायर अपॉन z, ये अपने पास फॉर्मूला था। अब देखो रेशियो से जो पूछते हैं रेडियस रेशियो के बारे में रिलेशन पूछते हैं तो रिलेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने डिस्कस कर लिया था। n इक्वल टू अगर मैं 1 रख लूं दैट मींस n को मैं क्या कर रहा हूं कांस्टेंट, यानी जो सेल है ऑर्बिट है या मैं कह दूं सेल जो है उनको मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। अपने पास क्या बचेगा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब देखिए यहां अगर मैं r को r1 एंड r2 ले लूं और z को z1 एंड z2 ले लूं तो फॉर्मूले में क्या बनेगा देखो r1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन z1 1 अपॉन z2, ये ऊपर हो जाएगा तो z2 अपॉन Z1 हो जाएगा क्या, यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल टू होगा Z2 अपॉन Z1। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए ऐसे ही अगर मैं Z को कांस्टेंट रखूं, क्या कह रहा हूं अगर मैं Z को कांस्टेंट रख रहा हूं तो मेरे पास R इक्वल टू क्या होगा n सॉरी R प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शन साइन हटाओगे ना तो जाहिर सी बात है जो प्रोपोर्शन साइन होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, ये समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन के कोई कांस्टेंट हो सकता है और दूसरा जो R1 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट K1 होगा और R2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट K होगा, तो जो K है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा क्या मैंने R1 अपॉन R2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। ठीक है, तो प्रोपोर्शन साइन से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा R1 एंड R2 हो जाएगा और N इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 एंड N2। अगर स्क्वायर में जाओ तो स्क्वायर कर दीजिए, ये लीजिए। तो रेशियो देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो इस तरह से अपन इन रेडियस एटॉमिक बोर एटॉम की जो रेडियस है उससे रिलेटेड तीनों तरह के जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं उनसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखिए इसी में मैं क्वेश्चन लेता हूं एक छोटा सा, ये अगर मैं कहूं कि थर्ड और फोर्थ थर्ड एंड फिफ्थ एटम ऑर्बिट की हीलियम के लिए क्या कह रहा हूं कैलकुलेट, क्वेश्चन देखिए भाई, कैलकुलेट द रेडियस ratio of third and fifth orbit of helium plus। अब देखिए यहाँ पर खुद वेरिएशन पता चल रहा है कि थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट यानी वेरिएबल क्या है यहाँ पर n वेरिएबल है, तो n वेरिएबल है तो z क्या हो गया अपने आप ही कांस्टेंट हो गया। तो देखो r फॉर्मूला क्या था R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, तो सीधे सीधे वैल्यू रखिए n1 कितना हो गया 3 हो गया और n2 कितना हो गया 5 हो गया, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन 25, एंड जो R1 और R2 का जो रेशियो कितना आ गया 9 रेशियो 25।
5 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ठीक है, ले लिया वो स्क्रीनशॉट। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो जब z कांस्टेंट z पहचान में आ जाएगा, क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन and second orbit of hydrogen and third orbit of lithium plus 2, लिथियम प्लस 2। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, पहले अपन इस सेकंड ऑर्बिट के लिए अपन आर निकाल लें, और फिर इस थर्ड ऑर्बिट के लिए अपन क्या निकाल लें, आर निकाल लें। तो देखो पहले सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो मैं आर इज क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखिए यहाँ जो आर है, एन तो कितना हो गया 2 हो गया, जेड कितना हो गया 1, तो 0.529 इंटू सेकंड 2 का स्क्वायर, तो इसका अपॉन 1 कितना हो गया 0.529 इंटू 4 कितना आया था, अभी मल्टीप्लाई किया था तो 9 4 जा 36 6 8 1 21, तो ये आ गया था 2.11 एंगस्ट्रॉम। ऐसे अगर मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालूं तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 0.529 इंटू लिथियम का था 3 का स्क्वायर अपॉन एटॉम नंबर कितना हो गया लिथियम प्लस 2 के लिए कितना हो गया, यस 3, कितना हो गया ये, तो उसको मैं 3 इंटू 3 कर सकता हूँ ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। तो 3 से 3 कर दिया मैंने, मल्टीपल कर लीजिए 3 9 जा 27। अभी मैंने बताया था कितना था, 3 को मल्टीपल करने पर अपने पास आ गया था 4.76 एंगस्ट्रॉम। कितना था 4.76 एंगस्ट्रॉम। अब क्या कर सकते हो आप, ये और ये दोनों आ गए, यहाँ ले लेता हूं मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और यहाँ ले लेता हूँ लिथियम प्लस 2 के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 2.11 एंगस्ट्रॉम आ गया, अपॉन लिथियम के रेस्पेक्ट में कितना था 4.76 एंगस्ट्रॉम आ गया था। ये इस तरह से अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपन रेशियो निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो एक तरीका और है इसका, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए मैं और कौन सा कंसेप्ट लगा सकता हूं। तो देखिए यहां कितना है 2.116, देखो ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे कैसे ले लीजिए, आर हाइड्रोजन स्क्वायर कितना हो गया 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर लिथियम प्लस 2। ये तरीका बहुत इजी है, जितना आसान तरीका हो उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है भाई, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3। देखिए देखिए ये क्या, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये 0.529 से 0.529 कैंसिल हो गया, आर एच अपॉन आर लिथियम प्लस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए यहाँ से एक 3 को 3 से काट दीजिए, कितना बच गया 2 का स्क्वायर अपॉन 3 बच गया, क्या कितना हो गया 2 2 जा 4 बाई 3 हो गया। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि आर एच अपॉन आर लिथियम प्लस 2 किसके इक्वल हो गया 4:3 के इक्वल हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया क्या? यस, वेरी गुड। इजी न्यूमेरिकल्स हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए बहुत अच्छे, ले लिया। चले नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो अब अपने पास रेडियस से रिलेटेड 3 फॉर्मूले थे और तीनों से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा है, अगर यहीं से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस की आपको होनी चाहिए। बस कर देता हूं इसको, देखिए एक क्वेश्चन इसी से बन बनाते फॉर्मूले से ही
आर इक्वल आर प्रोपोर्शन था अपने पास एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एटम्स हैं उनके लिए जो ऑर्बिट्स हैं एन की वैल्यू वन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट है, तो आपको इसके रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या कह रहा हूं, जो इनकी रेडियस है उन रेडियस को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि आर प्रोपोर्शन किसके होगा, एन स्क्वायर का। जब कब, जब जेड कांस्टेंट हो। जेड मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो आर है वो किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अगर मैं एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, एन की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जहां रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, छोटे से बड़े की चलना है, तो n4 के जो रेडियस होगी वो बहुत बड़ी होगी कंपेयर n3 के, कंपेयर n2 के, कंपेयर n1 के। तो इस तरह से अपन इन ऑर्बिट्स के बेसिस पर इनका रेडियस का ऑर्डर, ऑर्बिट्स का और रेडियस का जो ऑर्डर कैसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने जेड कौन से रख लिया तो रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, कह सकते हैं ऑर्बिट्स के रेस्पेक्ट में। और अगर मैं जेड को वेरिएबल न मान करके एन को कांस्टेंट कर दूं, एन को कांस्टेंट कर दूं, जेड को वेरी करूं, आर प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो जेड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, या मैं कहता हूं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि z1 z2 z3 z4 एंड z5, तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी भाई, z1 की हो जाएगी। अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो उसको उल्टा कर लीजिएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग के पूछे तो z1 इज लेस देन, z2 इज लेस देन, z3 इज लेस देन z4। इस तरह से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है, वो भी अपन कर लेते हैं, ताकि आपको जो मैंने टॉपिक समझाया है वो समझ में आ जाए। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है, ये कह रहे हैं, सुनिए जरा। if the radius of first orbit of hydrogen helium, if the radius of first orbit of hydrogen helium plus lithium plus 2 and beryllium plus 3 and beryllium plus 3 are r1 r2 r3 and r4। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम प्लस 2 एंड बेरिलियम जिनकी रेडियस क्या है r1 r2 r3 एंड r4 है, किसके लिए पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 एंड बेरिलियम प्लस 3 respectively, their correct decreasing order will be, their correct order of radius। क्या बोल रहा है, आपको रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। अब इसमें आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो, ये डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स में जो डाटा दे रखा है उस पर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एन मैंने कांस्टेंट ले लिया, क्या कर दिया, एन कांस्टेंट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम और ये बेरिलियम, तो सबके लिए जो जेड है वो वेरिएबल हो गया, अलग अलग हो गया। अगर मैं ये कहूं कि आर प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जेड है, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, r1 की हो जाएगी क्या, फिर r2 की, फिर r3 को सबसे कम किसकी हो जाएगी भाई, r4। यानी हाइड्रोजन, फिर हीलियम प्लस, फिर लिथियम प्लस 2 और सबसे छोटे रेडियस किसकी होगी भाई, बेरिलियम प्लस 3 की। क्या ये बात समझ में आई, बस आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए, सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए और इजी वे में समझ में आ गए, फटाफट नोट कीजिए साहब। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो ध्यान रखना, अगर जहां वेरिएबल जो आ रहा है अगर वो पहचान में आ गया, देखो क्या कह रहे हैं, लिथियम प्लस 2 के लिए थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की जो रेशियो होगा, रेडियल रेशियो, वो क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो जेड होगा वो तो दोनों के लिए कॉमन होगा, फिक्स कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो के अंदर निकालेंगे। तो अब अगर मैं डायरेक्ट सोल्व करना चाहूँ तो इसको मैं n1 मान लूं और इसको क्या मान लूं, n2। और अपन जानते हैं r1 अपॉन r2 होता है n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था अपने पास। तो अगर मैं सीधी सीधी वैल्यू रखूं, ठीक है, r1 यानी थर्ड 3 का स्क्वायर अपॉन
4 का स्क्वायर रख लो सीधा, ये कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास n क्या है, वेरिएबल और z कांस्टेंट हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 9 रेशियो 16 अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखिए रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, n कितना हो गया 5। अब हीलियम और लिथियम के लिए पूछ रहे हैं, अब दोनों के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, तो जब अपॉन में आएगी रेशियो में आएगी तो 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यानी n क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट हो गया, एक जैसा सेम हो गया। तो मैं कह सकता हूं इसके लिए z कितना ले सकता हूं मैं 2, और लिथियम के लिए z कितना होता है 3, यही होता है भाई z 2। ठीक है, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 दैट इज z2 अपॉन z1। अब z2 कितना हो गया 3 और z1 कितना हो गया 2, तो 3 रेशियो 2 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाला, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, फिफ्थ ऑर्बिट जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो रेडियस वो कितनी हो गई x है, देन रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट विल बी, तो हाइड्रोजन के लिए ही फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। अब देखो यहाँ z अपने पास फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, r1 अपॉन r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस कितनी है देखो x है, किस ऑर्बिट के लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, यही है क्लियर। अब देखो r2 अपने को कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल को कैलकुलेट करनी है साहब, तो r2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये तो हो गया n1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर। बात समझ में आई? देखिए देखिए क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा ये x अपॉन r2 इक्वल टू 25 अपॉन 16, तो r2 निकालना है तो r2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x इंटू 16 अपॉन 25 हो गया क्या, देखो देखिए यही आ रहा है क्या, यही है क्या भाई, आगे बात समझ में? चलिए, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और भाई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ये कह दिया जाए इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, then radius of fourth orbit will be, देखो ये क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिफ्थ की जगह मैंने फर्स्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ n फिक्स हो गया, क्या है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, और यहाँ n कितना है 4, तो r1 अपॉन r2 स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। r1 दे रखी है कितनी x, r2 अपने को कैलकुलेट करनी है, n कितना दे रखा 1 और n2 स्क्वायर कितना दे रखा है 4, यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x इक्वल टू r2 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन, यानी 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया अपॉन 16 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 16x हो जाएगी भाई, ये लीजिए। तो इस तरह से आज अपन ने जो न्यूमेरिकल्स अपन ने कैलकुलेट करी है वो सारे के सारे बोर एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से आपको जितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के बन रहे हैं हर तरह की वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जिससे लेक्चर होगा, इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल, और वहां जितने फॉर्मूले बनेंगे न्यूमेरिकल फॉर्मूले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इन सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।